तो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कर रहे थे। तो व्हाट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन? तो कॉलिगेटिव मीन्स कलेक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन is called colligative properties. There are 4 types of colligative properties. First one is relative lowering in vapor pressure. Second one is elevation in boiling point. Third one is depression in freezing point. And fourth one is osmotic pressure. तो relative lowering in vapor pressure हम लोगों ने डिस्कस करा, elevation in boiling point हम लोगों ने डिस्कस करा, relative lowering depression freezing point हम लोगों ने डिस्कस करा। और इसके बाद बोले थे जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वन शॉट रिवीजन और न्यूमेरिकल्स एक साथ करेंगे कुछ। आज हम लोग 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करने जा रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। आज हम लोग 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें पहले टर्म्स है, पहला है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में अपन ने लिख दिया एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? तो एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को वन साइड टू अनदर साइड आने जाने देता हो। एक ऐसी मेम्ब्रेन, सेमी मत होता आधा, अगर संधि विच्छेद करिए तो सेमी मत होता है आधा, परमिएबल मत होता है छिद्रदार, मेम्ब्रेन मत होता है झिल्ली। मतलब ऐसी झिल्ली, ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ सॉल्वेंट को इधर उधर जाने दे। एक ऐसी झिल्ली, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को एक साइड से दूसरे साइड जाने दे, लेकिन सॉलिड पार्टिकल को रोक दे, उसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? तो एक ऐसी मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? तो एक ऐसी मेम्ब्रेन, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को, एक ऐसी मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? तो इसमें फर्स्ट टर्म है, इसको यहां से हटा देते हैं। इसमें पहली टर्म है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में है एसपीएम। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? तो एक ऐसी मेम्ब्रेन, अ मेम्ब्रेन which permit flow of solvent molecule from one side to another side, but prevent, लेकिन प्रिवेंट कर देता, रोक देता, बट प्रिवेंट सॉलिड पार्टिकल्स इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? तो एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को वन साइड टू अनदर साइड आने जाने देता हो, लेकिन सॉलिड पार्टिकल को प्रिवेंट कर देता, दैट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हम लोगों ने कंसीडर कर रखी है, ये सॉल्यूशन, इसके अंदर क्या एक सॉल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन लो है। इधर हमने एक साइड में ले रखा लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब वह सॉल्यूशन जिसकी सांद्रता कम है, कम गाढ़ा है। तो कम गाढ़ी घोल मतलब इसमें सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या कम
और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की संख्या ज़्यादा है। इसमें क्या है, तो लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है। लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या कम और सॉल्वेंट ज़्यादा। लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब कम गाढ़ी घोल, तो कम गाढ़ा घोल बनाना है तो उसमें सॉल्यूट कम रहेगा। जैसे कम गाढ़ी दाल, तो कम गाढ़ी दाल मतलब दाल उसमें की मात्रा कम होगी। उसी तरह से लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब इसमें सॉल्यूट कम होगी और सॉल्वेंट ज़्यादा होगी। हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब इसमें सॉल्यूट ज़्यादा होगी और सॉल्वेंट कम होगी। तो एक साइड में हमने लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन ले रखी है और दूसरे साइड में हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन ले रखी है। एक साइड में लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन ले रखी है और दूसरे साइड में हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन ले रखी है। लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन मतलब लेस सॉल्यूट एंड मोर सॉल्वेंट, और हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन मीन्स मोर सॉल्यूट और लेस सॉल्वेंट। और बीच में क्या है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। बीच में क्या है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। बीच में क्या है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, गुण क्या होता है, तो वो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को एक साइड से दूसरे साइड आने जाने देगा, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल को प्रिवेंट कर देगा। तो बेसिक ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को एक साइड से दूसरे साइड आने जाने देगा, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल को प्रिवेंट कर देगा, रोक देगा। तो हम लोग ने पढ़ा है कि हमेशा जो फ्लो होता है, बहाव होता है, वो हाई से लो की तरफ होता है। जैसे अब पढ़े वाटर की फ्लो मोर हाइट से लेस हाइट की तरफ अपने आप होती है स्पॉन्टेनियसली। वाटर की फ्लो मोर हाइट से लो हाइट की तरफ होती है अपने आप। करंट की फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है। हीट की फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की फ्लो होती है ना। मनी का फ्लो, धन का बहाव रिच से पुअर की तरफ होती है, नहीं होती। तो बिल्कुल उसी तरह से बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो सिर्फ क्या करता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को इधर उधर जाने देगा, सॉल्यूट पार्टिकल को रोक देगा। तो यार सॉल्यूट तो इधर उधर जा ही नहीं सकता, तो सॉल्यूट को तो आप गौन ही मान लीजिए। तो इधर क्या है, तो इस साइड में मोर सॉल्वेंट है और इस साइड में क्या है, तो लेस सॉल्वेंट है। तो यहाँ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की संख्या ज़्यादा है, यहाँ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की संख्या कम है। तो फ्लो हमने पढ़ा है नेचुरल प्रोसेस होती है जिसमें फ्लो हमेशा हाई से लो की तरफ होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो सॉल्वेंट ज़्यादा है, इधर सॉल्वेंट कम है, तो स्पॉन्टेनियसली क्या होगी, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की फ्लो होगी। फ्लो मतलब बहाव होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की फ्लो होगी स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप, किधर से किधर, तो लो कॉन्सेंट्रेशन साइड से हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड। ध्यान दीजिए, अपन बोल रहे हैं कि हमेशा फ्लो हाई से लो की तरफ होती है, लेकिन यहां पर क्या बोल रहे हैं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की फ्लो लो कॉन्सेंट्रेशन साइड से हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड की तरफ होगी। यहां पर सॉल्वेंट की फ्लो लो कॉन्सेंट्रेशन साइड से हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड की तरफ अपने आप होगी। एक्चुअली लो कॉन्सेंट्रेशन साइड में ही सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है और हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड में सॉल्वेंट की मात्रा कम है। तो वही जो नेचुरल प्रोसेस होती है कि फ्लो हाई से लो की तरफ होता है। जैसे हीट की फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, करंट की फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि यहाँ हाई से लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा सॉल्वेंट, यहाँ कम। तो लो कॉन्सेंट्रेशन साइड में ज़्यादा सॉल्वेंट है और हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड में लेस सॉल्वेंट है, इसीलिए। और बीच में लगा हुआ आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के इधर उधर जाने देगा और सॉलिड पार्टिकल को प्रिवेंट कर देगा, रोक देगा। तो बेसिक यहाँ पर अपने आप किस चीज़ की फ्लो होगी, तो सॉल्वेंट की लो कॉन्सेंट्रेशन साइड से हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड की तरफ। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस। तो दूसरी टर्म है इसमें ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस क्या है, ये ऑस्मोसिस क्या है, ये ऑस्मोसिस क्या है, तो प्रोसेस है। ये ऑस्मोसिस क्या, तो प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की फ्लो लो कॉन्सेंट्रेशन साइड से हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड की तरफ अपने आप होती है।
तो ये ऑस्मोसिस क्या है? तो प्रोसेस है। ये क्या है? तो एक प्रोसेस है, मतलब प्रक्रिया है जिसमें क्या होती, इन विच फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, फ्लो मतलब बहाव, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन साइड टू हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड through semi-permeable membrane, through semi-permeable membrane take place spontaneously. The process in which flow of solvent from low concentration side to high concentration side through semi-permeable membrane take place कहलाता है, टेक प्लेस इज कॉल्ड, कहलाता क्या है? इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें क्या होती है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की फ्लो होती है, किधर से किधर? तो लो कॉन्सेंट्रेशन साइड टू हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड। अब इस फ्लो को, यदि इस फ्लो को ऑब्वियसली वन साइड में लो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन है और दूसरे साइड में हाई कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन, तो क्या हो रही है? तो ऑस्मोसिस हो रही है। ऑस्मोसिस मतलब फ्लो हो रही है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड की तरफ अपने आप। तो ऑस्मोसिस इज द नेचुरल प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन साइड टू हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टेक प्लेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप फ्लो होती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन साइड टू हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कहलाता क्या है? तो ऑस्मोसिस कहलाता है। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस है जिसमें फ्लो होती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन साइड टू हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कहलाता ऑस्मोसिस। यदि आप इस फ्लो को, यदि हम चाहते कि ये फ्लो रुक जाए, तो इस फ्लो को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें एक्सटर्नल प्रेशर लगाना होगा। अगर इस फ्लो को आप रोकना चाहते हैं, यदि इस फ्लो को आप रोकना चाहते हैं, तो रोकने के लिए इस फ्लो को जस्ट रोकने के लिए हमें एक्सटर्नल प्रेशर लगाना होगा। तो मिनिमम कितनी एक्सटर्नल प्रेशर लगाएं, मतलब कम से कम कितना बाहर से दबाव डालें, प्रेशर लगाएं, ताकि ये जो फ्लो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन साइड टू हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड जस्ट स्टॉप कर जाए। इस प्रेशर को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? तो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर, वह कम से कम प्रेशर, minimum external pressure which applied to just stop osmosis. Osmosis मतलब flow of solvent molecule from low concentration side to high concentration side. Flow of solvent molecule from low concentration side to high concentration side. तो ऑस्मोसिस को जस्ट रोक देने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर लगता है, उस प्रेशर को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? तो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? नेक्स्ट टर्म हो गया आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? तो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर, मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर, मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर, मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड, मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड, मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर applied, minimum external pressure applied, minimum external pressure applied to just stop osmosis, is called osmotic pressure, is called osmotic pressure.
तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? तो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू जस्ट स्टॉप ऑस्मोसिस। तो ऑब्वियसली इधर लो कॉन्सेंट्रेशन साइड, इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड सोल्यूशन, मतलब इसमें लेस सॉल्यूट मोर सॉल्वेंट, हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोर सॉल्यूट लेस सॉल्वेंट, बीच में लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को एक साइड से दूसरे साइड आने जाने दे रहा। तो बेसिक यहां पर मोर सॉल्वेंट है, इधर कम सॉल्वेंट है, इस कारण से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की फ्लो अपने आप लो कॉन्सेंट्रेशन साइड से हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड की तरफ हो रही है। इस फ्लो को जस्ट स्टॉप कर देने की मतलब कम से कम कितना एक्सटर्नल प्रेशर लगाएं ताकि जो फ्लो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की लो कॉन्सेंट्रेशन साइड टू हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड जस्ट स्टॉप कर दे। तो उस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? तो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू जस्ट स्टॉप ऑस्मोसिस। जो स्पॉन्टेनियस फ्लो हो रही है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की लो कॉन्सेंट्रेशन साइड टू हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड, उसे जस्ट रोकने के लिए जो हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो वैसे अगर आपने प्रेशर लगाते गए एक ऐसा प्रेशर आया कि ये फ्लो बंद हो गई। अब यदि आप फिर और ज्यादा प्रेशर लगा देंगे तब क्या होगा? तो अगर और ज्यादा प्रेशर लगा देंगे मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगा लेंगे तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की फ्लो है उल्टी दिशा में होने लगेगी, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होने लगेगी। अगर आप प्रेशर पहले तो अपने आप हो रहा था, इसको जस्ट रोकने के लिए जो आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया वो ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन यदि आपका एक्सटर्नल प्रेशर जो आप बाहर से प्रेशर लगा रहे हो वो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा हो गई तो क्या होगी? तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की जो फ्लो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड से लो कॉन्सेंट्रेशन साइड की तरफ होने लगेगी। इसे हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यदि अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की जो फ्लो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड से लो कॉन्सेंट्रेशन साइड की तरफ होने लगेगी। इसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस ऑब्वियसली वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए, डिसैलिनेशन ऑफ वाटर के लिए यूज होती है। जैसे आरओ है ना, आरओ जो पानी घर में पीते हैं, आरओ का पानी, तो आरओ का फुल फॉर्म क्या हुआ? आरओ का फुल फॉर्म क्या? तो रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ का पानी पीते हैं तो आरओ मतलब क्या? तो रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यही रिवर्स ऑस्मोसिस है ना। यदि अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की जो फ्लो होगी वो हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड से लो कॉन्सेंट्रेशन साइड की तरफ होने लगेगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो रिवर्स ऑस्मोसिस। तो पहली टर्म आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देखी, दूसरा ऑस्मोसिस, तीसरा ऑस्मोटिक प्रेशर। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि अगर मान लेते हैं, यहाँ चेंज कर देते हैं, अगर मान लेते हैं कि यहाँ कोई हमने सोल्यूशन ले लिया, यहाँ पर अगर हम लोग मान लेते हैं कोई सोल्यूशन ले लिए और इधर आप सॉल्वेंट ले लीजिए, कोई सॉल्वेंट, ये सोल्यूशन है, इधर सॉल्वेंट है, जिस सॉल्वेंट में आपने घोल रखा है वही है यहाँ पर। तो एक सॉल्यूशन है और इसकी ये सॉल्वेंट है। तो क्या होगा? तो सॉल्यूशन में क्या होगी? सॉरी, इधर अगर हम लोग ले लेते हैं इधर ले लेते हैं सॉल्वेंट और इधर ले लेते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट में क्या है? तो सॉल्वेंट में सॉल्यूशन में क्या है? तो सॉल्यूशन में क्या होगा? तो सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। मतलब यहां पर सॉल्वेंट की मात्रा क्या होगी? तो कम होगी। यहां पर सॉल्वेंट की मात्रा क्या होगी? तो कम होगी। तो सॉल्वेंट का फ्लो अपने आप क्या होने लगेगा? तो इधर प्योर साइड से इस सॉल्यूशन की तरफ होने लगेगी। तो यहां पर सॉल्वेंट की फ्लो अपने आप होने लगेगी। तो इस फ्लो को रोकने के लिए आपको जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाना होगा उसे हम क्या कहेंगे? तो ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? तो एक्सटर्नल प्रेशर
अप्लाई टू स्टॉप ऑस्मोसिस, जस्ट स्टॉप ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस को जस्ट रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर हम लगाते हैं वो क्या कहलाएगा? तो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑब्वियसली से ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं ये पाई जैसा दिस। तो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होती है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होती वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज सी के। मोलरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इस सॉल्यूशन की जितनी ज्यादा मोलरिटी होगी, मोलरिटी मतलब क्या? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जितनी ज्यादा होगी, तो अगर सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होगी तो सॉल्वेंट कम होगा, तो अगर सॉल्यूट पार्टिकल जितना ज्यादा होगा सॉल्वेंट उतना कम होगा, मतलब डिफरेंस उतनी ज्यादा होती जाएगी। तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने से जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी सॉल्वेंट उतना कम होगा, तो फ्लो ज्यादा तेजी से होगी। यदि यहां पर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? तो सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या ज्यादा, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? तो सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या ज्यादा, लेकिन सॉल्वेंट पार्टिकल की संख्या कम। सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या ज्यादा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की संख्या कम, मतलब अंतर ज्यादा। तो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता जाएगा, दोनों तरफ सॉल्वेंट अणुओं की जो संख्या का अंतर हो जाता होता जाएगा। तो अगर अंतर ज्यादा हुआ तो फ्लो ज्यादा तेजी से होगी, अगर अंतर ज्यादा का हुआ मतलब कॉन्सेंट्रेशन अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की संख्या कम होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। इसका मतलब जितना ज्यादा अंतर होगा फ्लो उतनी ज्यादा तेज होगी। तो जितनी ज्यादा तेज फ्लो होगी उसे रोकने के लिए हमें उतना ज्यादा प्रेशर लगाना होगा। मतलब इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा तो सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या बढ़ जाएगी लेकिन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की संख्या घट जाएंगी। तो यहां पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की संख्या घटती है, घट रही है, मतलब दोनों में अंतर ज्यादा पैदा हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि जितना ज्यादा हाइट का डिफरेंस होगा वाटर की फ्लो उतनी ज्यादा तेज होगी। और वैसे अगर पानी का आप पहाड़ पर से पानी नीचे गिराइएगा तो कितना तेज आएगा नीचे, और उसको रोकने के लिए आपको क्या करना होगा? ज्यादा प्रेशर लगाना होगा। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहां भी है कि यदि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुई, यदि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुई तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की संख्या यहां कम जाएंगे। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की संख्या जितनी कम होगी फ्लो क्या होगा? उतना ज्यादा तेज होगा। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की संख्या जितनी कम होगी मतलब दोनों तरफ अंतर ज्यादा हो गया तो फ्लो ज्यादा होगी, ज्यादा तेजी से होगी। तो उसे रोकने के लिए आपको एक्सटर्नल प्रेशर भी क्या करना होगा? तो ज्यादा लगाना होगा। तो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होती है, मतलब इस फ्लो को जस्ट रोकने के लिए लगाया जा रहा प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलरिटी के, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर लीटर सॉल्यूशन के। मतलब जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी सॉल्वेंट कम होगी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अगर कम हुई तो दोनों में अंतर ज्यादा हो गया, तो अंतर ज्यादा तो फ्लो तेजी से होगी, तो उसे रोकने के लिए हमें प्रेशर भी ज्यादा लगाना होगा। या डायरेक्टली ध्यान रखिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होती है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन के, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के, मतलब सी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर इन केल्विन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर इन केल्विन के। अब जरा देखिए, जितनी ज्यादा टेम्परेचर आप करते जाएंगे, अगर आप सॉल्यूशन का टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएं या सॉल्वेंट इस सिस्टम का टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएं, तो टेम्परेचर बढ़ने से जो फ्लूइड की फ्लो है, फ्लूइड मतलब विच कैन फ्लो, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होती? तो फ्लूइड मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को एनर्जी जाती। अब एनर्जी जाएगा तो वो और ज्यादा तेजी से फ्लो करना लगेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से, फ्लूइड की टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी फ्लो बढ़ जाती है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे तो फ्लूइड की फ्लो बढ़ गई, तो उस फ्लो को रोकने के लिए आपको प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर होती है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो टेम्परेचर इन केल्विन के। मतलब जितनी ज़्यादा इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन होगी, फ्लो उतनी ज़्यादा होगी, और इस फ्लो को रोकने के लिए उतना ज़्यादा प्रेशर लगाना होगा। और जितनी ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्यूशन का, उतनी तेज फ्लो होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से फ्लूइड की फ्लूइडिटी जो होती है, फ्लो होने की जो गति होती है वो बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से फ्लो बढ़ जाएगा, तो उसे रोकने के लिए आपको प्रेशर भी बढ़ाना होगा। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर याद रखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सीधी समानुपाती होती है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर इन केल्विन के। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर पाई कह सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, तो C इंटू टी के। यदि प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू हो जाता है R इंटू C इंटू टी, वेयर R, जहां पर R क्या है, तो वेयर R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वेयर R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाता है कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ना। सॉल्वेंट भी एक तरह का फ्लूइड है ना, तो फ्लूइड है तो उसको आप गैस की तरह मान लीजिए। तो आर क्या था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू हो गई CRT। मतलब आप कह सकते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू हो गई C, मतलब नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम इनटू RT। मतलब एक तरह से इसको अगर P मान लीजिए तो ये फॉर्म हो गया PV इज इक्वल टू nRT। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, मोलरिटी, मोलरिटी मतलब क्या, तो नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो बेसी एक तरह से ये क्या है, तो PV इज इक्वल टू nRT हो गया, नहीं हो गया। इसको अगर P कर दीजिए तो ये PV इज इक्वल टू nRT हो गया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CRT, या सिंपल कि ये तो PV इज इक्वल टू nRT का फॉर्म है। तो इसमें लेकिन ध्यान दीजिए, नोट, ध्यान रखें कि इफ solute either get dissociated or associated, if solute either get dissociated or associated in solution, then जो ऑस्मोटिक प्रेशर होती है वो इक्वल होती I इंटू CRT, जहां पर I क्या है, वेयर I इज द वांट ऑफ फैक्टर, जहां पर I क्या है, वांट ऑफ फैक्टर है। वांट ऑफ फैक्टर के बारे में आपने पढ़ा है। वांट ऑफ फैक्टर की जो वैल्यू होती है 1 होती है वैसे सॉलिड को लिए जो ना तो डिसोसिएट करती ना तो एसोसिएट, जैसे ग्लूकोज है, सुक्रोज है, यूरिया है, इन सब के लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1। तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 होती है फॉर नादर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। लेकिन अगर सॉलिड सॉल्यूशन में जाने के बाद अगर डिसोसिएट कर जाए तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। अगर एसोसिएट कर जाए तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू लेसर देन 1 होती है। तो I इज द वांट ऑफ फैक्टर, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती फॉर डिसोसिएशन, लेसर देन 1 होती फॉर एसोसिएशन, और इक्वल टू 1 होती फॉर नादर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू क्या हो गई, ICRT। ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू क्या हो गई, ICRT। ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू क्या हो गई, ICRT। याद रखेंगे इस फॉर्मूला को ना। इसी में रिवर्स ऑस्मोसिस, इसके पहले अपन कर देते रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हुआ, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि यदि अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए, नोट करके लिख देते इसमें, ध्यान रखेंगे, नोट पहला रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। तो इफ अप्लाइड
if applied external pressure, if applied external pressure is greater than, if applied external pressure is greater than osmotic pressure, if applied external pressure is greater than osmotic pressure, if applied external pressure is greater than osmotic pressure, then flow of solvent from high concentration side to low concentration side take place, कॉल कहलाता है रिवर्स ऑस्मोसिस, कॉल रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? तो यदि अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर, अगर अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा हो जाए तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की जो फ्लो होती है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की होने लगती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, तो नाउ एक होता है टर्म आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होती है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? तो टू सॉल्यूशन, दो ऐसे सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर at constant temperature, मतलब सेम टेम्परेचर पर, इज कॉल्ड, कहलाता क्या है? इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? तो दो ऐसे सॉल्यूशन जिसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर सेम लगता हो कांस्टेंट टेम्परेचर पर, दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक। आइसो मतलब होता ही है सेम, टोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। तो टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो दो ऐसे सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो दो ऐसे सॉल्यूशन जिसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर कहलाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे हम लोग कंसीडर करें, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग कंसीडर करते हैं टू सॉल्यूशन। मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन 1 है और दूसरी सॉल्यूशन 2 है, और मान लेते हैं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है। इसमें वांट ऑफ सॉल्यूट जो मौजूद है उसकी वांट ऑफ फैक्टर I1 है, और इसमें जो सॉल्यूट मौजूद है उसकी वांट ऑफ फैक्टर I2 है। ऑब्वियसली अगर इसकी टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर T2 है, ऑस्मोटिक प्रेशर इसका π1 है, इसका π2 है। तो ऑब्वियसली फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन क्या है? तो फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन क्या हुआ? तो दोनों की ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। π1 इज इक्वल टू π2 एट T1 इज इक्वल टू T2। तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होती है? तो ICRT, तो π1 के लिए लिखिएगा I1 C1 RT, यहाँ पर π2 के लीजिएगा I2 C2 RT, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होने के लिए अगर ये दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक कब होगा? तो दोनों की जब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगी, मतलब I1 C1 RT इक्वल टू RT C2 RT। तो RT यहाँ से कैंसिल,
मतलब यहाँ पर कह सकते I1C1 इक्वल टू I2C2। तो सिंपल कि आइसोटोनिक सोल्यूशन मतलब दो ऐसे सोल्यूशन जिसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, तो I1C1 इक्वल टू होती है I2C2, I1C1 इक्वल टू होती है I2C2। और इसी को और भी आप एक्सपैंड कर सकते हैं कि आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है, तो I1C1 इक्वल टू I2C2 हो जाती है। आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए I1C1 इक्वल हो जाता है किसके, तो I2C2 के। इसी को और हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि I1 हो गया C1 की जगह पर N1 अपॉन V1 नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये I2 N2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी से अपॉन V2। इसी को और भी आप एक्सपैंड कर सकते हैं, I1 इंटू N1 की जगह लिख सकते हैं वेट अपॉन मोलिकुलर मास इंटू 1/V1, ये I2 इंटू नंबर ऑफ मोल मतलब वेट अपॉन मोलिकुलर मास इंटू 1/V2 दिस वन। तो बड़े आइसोटोनिक सोल्यूशन, तो आइसो मतलब से, टोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, दो ऐसे सोल्यूशन जिसकी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो इसको आप नोट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। तो फॉर एग्जांपल करा है 0.004 m सोल्यूशन ऑफ Na2SO4 इज isotonic with 0.010 m solution of glucose at same temperature. The percentage dissociation of Na2SO4 is। कर हमारे पास दो सोल्यूशन, हमारे पास दो सोल्यूशन, सोल्यूशन 1 एंड सोल्यूशन 2। कर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो 0.004 मोल पर लीटर है, कैपिटल एम मतलब मोल पर लीटर। और दूसरी सोल्यूशन उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो 0.01 मोल पर लीटर है। और बेसिक दोनों की टेम्परेचर सेम है। इसमें जो सॉल्यूट है Na2SO4 है और इसमें जो सॉल्यूट है वो ग्लूकोज है। तो देखिए जी Na2SO4 जो होती है सोल्यूशन के अंदर वो डिसोसिएट कर जाएगी, Na2SO4 सोल्यूशन के अंदर डिसोसिएट कर जाएगा। किसमें, तो Na के नीचे 2 है तो 2Na प्लस SO4 माइनस 2, ये। और ग्लूकोज सोल्यूशन में जाने के बाद ना तो डिसोसिएट करती है ना तो एसोसिएट करती है। तो यदि इसकी वांट ऑफ फैक्टर आपसे पूछी जाए तो वांट ऑफ फैक्टर निकालने का सिंपलेस्ट मेथड बताया है मैंने कि मान लीजिए कि शुरुआत में इसकी 1 मोल है, ये 0 है। यदि इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, तो 1 मोल में से जितना टूटा उसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहेंगे। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अल्फा है तो ऑब्वियसली अगर 1 मोल टूटता तो ये 2 ये 1, 0.1 मोल टूटता तो ये 0.2 ये 0.1, 0.3 मोल टूटता तो 2 इंटू 0.3 ये 0.3, 0.4 मोल टूटता तो 2 इंटू 0.4 ये 0.4। अरे अल्फा टूटा है तो ये 2 अल्फा और ये अल्फा होगी। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए I1, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए I1 वांट ऑफ फैक्टर I1, तो I1 इज इक्वल टू क्या होगी, तो ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, तो ये कितनी होगी, तो 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 1। और ये आपकी हो गई I2 कितनी हो गई, ये I2 कितनी होगी, तो ग्लूकोज सोल्यूशन में जाने के बाद ना तो डिसोसिएट करता ना तो एसोसिएट, तो ये I1 इज इक्वल टू कितनी हो गई, तो ये 1 प्लस 2 अल्फा, और I2 इज इक्वल टू कितनी हो गई, तो ये 1 हो गया। तो यदि दोनों सोल्यूशन आइसोटोनिक है तो आइसोटोनिक सोल्यूशन किसे कहते, तो दो ऐसे सोल्यूशन जिसके लिए ऑस्मोटिक, तो फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए, फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए क्या होती है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ये इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगी, तो ये I1C1 RT कैंसिल तो I2C2।
तो I1 की वैल्यू कितनी है, तो 1 + 2 अल्फा। C1 कितना है, तो 0.04 है, 0.4 है। और I2 की वैल्यू कितनी, तो 1। C2 कितना, तो 0.01। तो यहां पर 1 + 2 अल्फा = कितनी होगी, तो इसको करेंगे तो 10/4, तो ये 2.5 आ जा रहा है। मतलब 2 अल्फा = कितनी, तो 1.5 आ जा रहा है। इसे अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, तो 0.75। तो यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.75 आया, मतलब 1 मोल में से 0.75 टोटल। तो 100 में कितना, तो 75% हो गया। 100 में कितना, तो 75%। तो ये पूछ रहा है द परसेंटेज डिसोसिएशन, हमने निकाला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती, तो 1 में कितना टूटा। ये पूछ रहा नहीं परसेंटेज डिसोसिएशन, तो परसेंटेज मतलब 100 में कितना टूटा, तो 75%। आईडी में पूछा हुआ, 2004 में साथ पूछा है, ठीक है। तो 1 मोर एग्जाम्पल, करेक्ट, कंसीडर सेपरेट सोल्यूशन ऑफ 0.50 m C2H5OH एक्वस 0.10 m, ये मतलब मोलरिटी से है। करे कि 4 सोल्यूशन हमारे पास है, एक में 0.5 मोल पर लीटर इथाइल अल्कोहल का है, दूसरे में 0.10 मोल पर लीटर Mg3PO4 का है, तीसरे में 0.250 m पोटेशियम ब्रोमाइड का है, और चौथे में 0.125 m Na3PO4 का है। 25 डिग्री 4 सोल्यूशन, एक में इथाइल अल्कोहल घुला हुआ है जिसकी मोलरिटी इतनी है, दूसरे में Mg3PO4 मैग्नीशियम फॉस्फेट घुली हुई है जिसकी मोलरिटी इतनी है, तीसरे में पोटेशियम ब्रोमाइड घुली हुई है जिसकी मोलरिटी 0.25 है, और तीसरे में सोडियम फॉस्फेट डिजॉल्व है जिसकी मोलरिटी 0.125 है। करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इन सारे में सही है। करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस सोल्यूशन एज्यूम ऑल सॉल्ट्स टू बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मानकर चलिए कि सारे सॉल्ट्स क्या हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो ऑब्वियसली ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहा है कि इसकी इस सोल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर हाईएस्ट होगी, इसकी हाईएस्ट होगी, इसकी हाईएस्ट होगी, सारे की सेम होगी। तो निकाल कर देखते। तो ऑब्वियसली ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू I × CRT होती है, जहां पर I क्या है, तो वांट ऑफ फैक्टर, और I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती फॉर डिसोसिएशन, लेसर देन 1 होती फॉर एसोसिएशन, और इक्वल टू 1 होती फॉर नादर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। तो इन सब की हमें क्या करनी होगी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर, तो यदि आपको पहला में ये है 0.50, तो पहला का अगर हम निकालना चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इथाइल अल्कोहल अगर हम निकालना चाह रहे हैं किसका, तो 0.5 m ऑफ C2H5OH का, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। तो पहले तो C2H5OH की वांट ऑफ फैक्टर कितनी होगी, तो इथाइल अल्कोहल ना तो डिसोसिएट करेगा ना तो एसोसिएट करेगा, तो इसलिए इसकी वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 होगी। वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 होगी। तो इसकी वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो 1 होगी, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का कितना हो जाएगा, तो वांट ऑफ फैक्टर 1, कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो 0.5, R को R ही रहने देते हैं, और टेम्परेचर 298, ये हो गया जी, मतलब 0.5 R 298, ये हो गया फर्स्ट वन का। अब सेकेंड बनाइए, दूसरा सोल्यूशन आपकी क्या है, तो 0.10 मोल पर लीटर मैग्नीशियम फॉस्फेट है, 0.10 m ऑफ Mg3PO4 है, Mg3PO4 मैग्नीशियम फॉस्फेट। अब देखिए ये सॉल्ट है, सॉल्ट क्या होती है, तो प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस इंटरैक्शन रिएक्शन, जैसे NaCl है, KCl है। मैग्नीशियम फॉस्फेट कैसे बना है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के रिएक्शन से बना है क्या, तो मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो ऑब्वियसली इसकी एक सॉल्ट है, तो यदि इसकी वांट ऑफ फैक्टर आपको निकालनी है, तो अगर मैग्नीशियम फॉस्फेट को Mg3PO4 को यदि सोल्यूशन में हम डिजॉल्व कर दें, Mg3PO4 को यदि सोल्यूशन में डिजॉल्व कर दें, तो ये डिसोसिएट किस में होगी, तो मैग्नीशियम के नीचे 3 है, तो ये 3 मैग्नीशियम हो गया, प्लस ये PO4 की होल 2 है, तो 2PO4,
और चार्जेस क्या होगी, तो डायगोनली अपोजिट, इसके डायगोनली अपोजिट क्या है, तो 2 है, तो mg के ऊपर +2, इसके डायगोनली अपोजिट क्या है, तो 3 है। वांट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सिंपलेस्ट मेथड आपको मैंने बताया कि मान लीजिए शुरुआत में 1 मोल है तो ये 0, ये 0। यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो अगर 1 में अल्फा टूटा, अब देखिए कोफिशिएंट के अनुसार यहाँ 1 टूटता तो ये 3, ये 2 बनता, 0.1 टूटता तो 3 इंटू 0.1, ये 2 इंटू 0.1 बनता, 0.2 टूटता तो 3 इंटू 0.2, ये 2 इंटू 0.2। अगर अल्फा टूटा है तो ये 3 अल्फा बनेगा, ये 2 अल्फा। तो यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर कितनी हो गई, तो यहाँ पर अगर वांट ऑफ फैक्टर आपसे पूछी जाए तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होती है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो डिसोसिएशन के बाद कुल पार्टिकल कितना, तो 1 माइनस अल्फा मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन इनिशियल पार्टिकल कितना, तो 1। तो ये कितनी हो गई, तो ये हो गया आपका 1 + 4 अल्फा, 1 + 4 अल्फा। अब जरा देखिए जी, ये सॉल्ट है और हमें क्या कहा है कि जो हम ऑल सॉल्ट्स टू बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कर मानकर चलिए कि सारा सॉल्ट क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू, अल्फा की जो वैल्यू ली जाती है वो 1 ली जाती है। आपको मैंने बताया था कि जो अल्फा की वैल्यू होती है 1 होती है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट्स, ये सारे क्या होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कितना हो गया, तो ये 1 + 4 × 1, मतलब ये अल्फा की वैल्यू अगर 1 कर देते सीधे तो ये अल्फा, ये 1 + 4 × 1, तो ये कितनी होगी, तो 5। ये और ऐसे आप प्रैक्टिस में है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर कोई सॉल्ट, जैसे यहाँ पर अगर नहीं टूटा, अगर कोई सॉलिड पार्टिकल नहीं टूटता तो उसका वांट ऑफ फैक्टर 1 आती। अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है 2 पार्टिकल में टूट गया तो उसका वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 2 आएगी। अगर कोई सॉल्ट है, यदि कोई सॉल्ट है और वो 3 पार्टिकल में टूट गया तो उसका वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 3 आएगी। अगर कोई सॉल्ट है वो 4 पार्टिकल में टूटेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, 4 पार्टिकल में टूटा तो उसका वांट ऑफ फैक्टर 4 आएगा। ये कितना पार्टिकल में टूटा था, तो 3 मैग्नीशियम में और 2 फॉस्फेट में। ये मैग्नीशियम फॉस्फेट की एक मॉलिक्यूल 5 पार्टिकल में टूटी है, 3 मैग्नीशियम आयन में और 2 फॉस्फेट आयन में, इसलिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 5। इसलिए यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर कितनी हो जाएगी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितनी हो जाएंगी, तो यहाँ पर ICRT हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू क्या, तो आई की वैल्यू कितना, तो ये 5। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ 0.1 है इंटू R, टेम्परेचर 298 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज करेंगे तो 298, तो ये कितना आ गया, तो 0.5 और 290 इसके बराबर आ गया। अब थर्ड वन, तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, तो थर्ड वन आपका है 0.25 m, 0.25 m, 0.250 m और बेसिक KVR है, ये KVR सोल्यूशन। तो यहाँ पर ये KVR को अगर सोल्यूशन में डाल दें, अब डायरेक्ट भी कर दिए, उतना क्या बार बार निकाले वांट ऑफ फैक्टर, आपने क्या समझ ही गया है ना। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, KVR किस में टूटेगा, तो K+ और Br- में, 2 पार्ट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 2 पार्ट में टूटेगा तो इसकी वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। अगर नहीं टूटता है तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1। अगर 2 पार्टिकल में कॉम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 2। आप निकाल करके देख सकते हैं, अब आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने, यहाँ पर आई की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर कितनी हो जाएगी जी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू ICRT, तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 2। ऑब्वियसली ये कॉन्सेंट्रेशन 0.5, ये R, टेम्परेचर कितना, ये टेम्परेचर कितना, तो 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298, ठीक है, तो ये हो गई। उसी तरह से फोर्थ वन यहीं पर लिख देता हूँ, फोर्थ वन, चौथा क्या है आपका, तो 0.125 m, ये 0.125 m किसका है, तो 125 m Na3PO4 का है, Na3PO4 का है, Na3PO4 का है, ठीक है। ये 0.125, इसको इधर कर देते हैं, ये फोर्थ वन किसका है, तो 0.125 m Na3PO4 का है, ठीक है, Na3PO4 का है, ठीक है। तो ऑब्वियसली Na3PO4 किस में टूटेगा, Na3PO4 किस में टूटेगा, तो 3 सोडियम आयन में और 1 फॉस्फेट आयन में नहीं टूटेगा।
तो इसकी वाटर फैक्टर वैल्यू कितनी आएगी, आप निकाल के देखिए 4 आ जाएगी। नहीं टूटा था तो 1, 2 पार्ट में टूटा तो कंप्लीटली टूटना चाहिए तो 2, 3 पार्ट में कंप्लीटली टूटेगा तो 3, तो यहाँ कितना में 3 1 4, तो इसका आई की वैल्यू आप निकाल के देखिएगा 4 आ जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितनी आ जाएगी, तो ये ICRT, आई की वैल्यू 4, सी कितना है, कॉन्सेंट्रेशन 0.125 है, और टेम्परेचर आर, टेम्परेचर कितना, तो ये कितना हो जाएगा, तो आई की वैल्यू 0.125 इंटू 4, ये आर, ये 298। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये, तो फोर्थ जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, ये भी उतना ही आ रहा है, 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 मतलब सारे की ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आ रही है, सेम आ रही है। ये जेईई मेन 2014 में पूछा था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.01 m K4FeCN6 solution at 0 degree Celsius. Assume 50% ionization of K4FeCN6 solution, K4FeCN6 ये है। तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या, तो ICRT, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू ICRT। तो I वांट ऑफ फैक्टर है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन से है, तो ये दिया हुआ है। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर इन केल्विन, तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन हो गया। तो हमें पता क्या नहीं है, तो वांट ऑफ फैक्टर नहीं पता है। तो वांट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए K4FeCN6, ये K4FeCN6 है। तो यदि हम इसे सोल्यूशन में डाल दें तो ये डिसोसिएट करेगा। आपको मैंने बताया है इट इज द आयोनाइजेशन स्फीयर, और इसके बाहर वाला क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं करेगा। तो अगर इसे सॉल्यूशन में डाल दें तो ये क्या देगा, तो K के नीचे 4 है तो ये 4K प्लस दे देगा, प्लस ये क्या होगी, तो FeCN6 -4 देगा, माइनस ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली जो स्पेसिस होती है वो अलग नहीं होती सोल्यूशन के अंदर, है ना। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। वांट ऑफ फैक्टर निकालना तो मान लेते शुरुआत में 1 मोल, तो ये 0 ये 0। यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा तो 1 माइनस अल्फा, तो ये कितनी फॉर्म हो जाएगी, तो ये 4 अल्फा, ये अल्फा। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा। वांट ऑफ फैक्टर क्या होती है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल, तो 1। तो ये कितनी हो गई, तो ये 1 प्लस 4 अल्फा हो गई। ये कितनी होगी, तो 1 प्लस 4 अल्फा हो गई, 1 प्लस 4 अल्फा। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, तो ये 50% आयोनाइजेशन हुई है। तो 50% आयोनाइजेशन मतलब क्या हुआ, 100 में 50, लेकिन ये अल्फा क्या है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, मतलब 1 में कितना टूटा, तो 100 में अगर 50 तो 1 में 50/100 मतलब 0.5। अगर आप लोग 10% आयोनाइज करा, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 0.1। अगर 20% आयोनाइज करा मतलब अल्फा की वैल्यू 0.2, 30% आयोनाइज करा मतलब अल्फा की वैल्यू 0.3, 40% आयोनाइज करा मतलब अल्फा की वैल्यू 0.4। तो यहाँ 50% आयोनाइज करा तो अल्फा की वैल्यू 0.5 मतलब 1 प्लस 4 इंटू अल्फा की वैल्यू 0.5, तो ये कितनी होगी, तो ये 3 होगी, तो ये 3 होगी। ये आपको वांट ऑफ फैक्टर निकलेगा। तो ऑब्वियसली ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू हो गई ये वाट, तो आई की वैल्यू कितनी, तो ये 3, कॉन्सेंट्रेशन कितना, तो 0.01 ये मोल पर लीटर है। ध्यान ये क्या होता है, तो मोल पर लीटर होता है जी, है ना, ये मोल पर लीटर, मोलरिटिक यूनिट इनटू आर। अब देखिए जी आर की वैल्यू 0. ये लीटर है, तो आपको मैंने बताया है आर की वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, है ना। तो ये लीटर में अगर ये है तो आर की वैल्यू कितना लीजिएगा, तो 0. आपको मैंने बताया है कि यदि कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में है, मतलब लीटर अगर है तो आर की वैल्यू 0.0821। अगर ऐसा सिस्टम रहता सब कुछ, मतलब यहाँ क्यूबिक मीटर रहता तो आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन लेते, लेकिन यहाँ पर लीटर इसलिए आर की वैल्यू कितना लिया जाएगा, तो 0.0821। ऑब्वियसली इसका यूनिट होता है एटीएम लीटर
पर मोल केल्विन। और यहाँ टेम्परेचर कितनी है 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में यूज होती है, तो 0 डिग्री से मतलब 273 केल्विन मतलब 273 केल्विन। तो ये केल्विन से केल्विन कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल, लीटर से लीटर कैंसिल, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 22.4 आ जाता है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.01 इंटू ये 22.4, मतलब ये कितना हो आएगा। तो ये इसको इधर ले जाएंगे तो ये 3 इंटू ये 0.224 ATM लगेगा। दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस solution. Another example, करा 5% W/V solution of cane sugar, करा 50% W/V solution of cane sugar जिसकी मोलिकुलर सुगर मतलब C12H22O11, करेक्ट। पानी के अंदर क्या है तो शुगर घुला हुआ, केन मतलब गन्ना होता है, शुगर मतलब चीनी, चीनी घुला हुआ, गन्ने वाला चीनी, जिसकी मोलिकुलर वेट 342 है। करें कि 5% W/V solution of cane sugar is also tonic with 1% W/V solution of non-electrolyte substance X. The molecular weight of X is, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा, करा 2 सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन 1 है और दूसरी सोल्यूशन 2 है। सोल्यूशन 1 एंड सोल्यूशन 2 है। करें ये 5% W/V है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है तो ये 5% W/V, ये 5% W/V सोल्यूशन, ये 5% W/V सोल्यूशन, और ये क्या है 1% W/V सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ तो 5% W/V मतलब हुआ कि 5 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है कितना में तो इन 100 मिलीलीटर सोल्यूशन, इन 100 मिलीलीटर सोल्यूशन, ये हुआ इसका मतलब। और ये 1% W/V सोल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ 1% W/V सोल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है इन 100 मिलीलीटर सोल्यूशन, इन 100 मिलीलीटर सोल्यूशन। तो यहाँ पर 5% W/V का मतलब ये हुआ कि 5 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में। ये 1% W/V सोल्यूशन, इसका मतलब 1 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है 100 मिलीलीटर सोल्यूशन। करा दोनों आइसोटोनिक है, तो फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन ऑब्वियसली इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो सोल्यूशन 1 एंड सोल्यूशन 2 आइसोटोनिक है। तो फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए आप जानते हैं कि आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए क्या होती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर सोल्यूशन 1 इक्वल टू हो गई ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर सोल्यूशन 2 एट सेम टेम्परेचर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब I1C1 RT इक्वल टू क्या हो जाएगी RTC2 RT। तो RT, इसका मतलब ये क्या हुआ तो I1C1 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं N1/V1। ये I2 इंटू C2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं N2/V2। तो यहाँ पर I1 की वैल्यू कितनी होगी तो बेसिस शुगर पानी में घुलने के बाद ना तो डिसोसिएट करता है ना तो एसोसिएट करता है, मतलब उसकी वाटर फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाएगी। नंबर ऑफ मोल कितना तो वेट अपॉन मोलिकुलर मास W1/M1 इंटू 1/V1। यहाँ पर भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो ये भी 1। नंबर ऑफ मोल मतलब वेट अपॉन मोलिकुलर मास इंटू 1/V2। तो यहाँ पर वेट कितनी है तो 5, मोलिकुलर मास केन शुगर की कितनी 342 इंटू 1 वॉल्यूम कितनी है तो 100 मिलीलीटर, मतलब 100 इंटू मिली मत होता 10⁻³ लीटर। ऑब्वियसली ये क्या हो गया ये 1 इंटू ये वेट कितना है तो ये वेट कितना है जी तो ये 1 ग्राम है अपॉन मोलिकुलर मास कितना है तो ये तो आपको निकालना है M2 इंटू 1 वॉल्यूम कितना तो 100 मीटर, 100 मीटर मतलब 100 इंटू 10⁻³ लीटर। तो ये तो आपकी कैंसिल हो जाएंगी, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से M2 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये 342/5 मतलब 68.5
68.4 आ जाएगी। मतलब यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई? तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपकी क्या हो गई? ऑस्मोटिक प्रेशर और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे का वन शॉट रिवीजन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज रहने देते हैं। ओके, बाय।